तो हम लोगों ने ये देखा कि इतिहास में कैसे चंद राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र किया गया और एक नवाब को सत्ता से च्युत करके दूसरे को गद्दी पर बैठाया गया। षड्यंत्र और बार्गेनिंग का परिणाम था पलासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज और नवाब यानी कि सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ किया गया था। याद रखो, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो जैसा करता है पलट करके यूनिवर्स उसको उसी तरह से वापस करती है। डिवाइन आपको वापस करेगी। आप जैसे करोगे आपको इसी जन्म में वापस मिलता है। इस बात का इतिहास का ये अध्याय या ये कालखंड या ये दौर साक्षी। हमने देखा कि गद्दारी किया गया। अगर लड़ करके लिया गया होता तो जैसे अलीवर्दी खां ने लड़ करके लिया था, सरफराज खां को पराजित करके बंगाल की सत्ता हासिल की थी, तो लड़ करके जूझ करके कोई चीज हासिल किया जाता है तो वो लंबे समय तक रहता है। लेकिन आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र करके, धोखा करके, पीठ पीछे छुरा घोंप करके किसी चीज को हासिल करते हैं तो वो क्षणिक होता है, वो फिसल ही जाता है। इतिहास में इस बात का गवाही मिलता है। अब आज हमारा टॉपिक है लेटर या पोस्ट पलासी वार। क्या हुआ, यानी कि 1757 में आपने देखा कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। 1757 से लेकर के वर्ष 1764 तक, अक्टूबर 1764 तक, जो कि बैटल ऑफ बक्सर या वॉर ऑफ बक्सर का समय है, बक्सर का युद्ध का समय है। इस बीच क्या क्या हुआ बंगाल के इतिहास में, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना। हम बंगाल का इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बंगाल ही वो भूमि है जहां पर अंग्रेजों ने पहली बार औपचारिक रूप से सत्ता का अधिग्रहण किया। पहली बार, इससे पहले कहीं भी सीधे सत्ता में दखल नहीं देते हैं, सीधे सत्ता का भोग नहीं करते हैं, लेकिन उनको चस्का लगता है जो सत्ता का, वो बंगाल से ही। और इसका परिणाम आने वाले समय में भारत के अन्य राज्यों पर भी पड़ने वाला था। इसीलिए हमारे लिए पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध निर्णायक है। इसको हमें बारीकियों से समझना होगा। अब सवाल ये है कि आपको पता है कि सिराजुद्दौला को 1757 के पलासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और मीर जाफर के बेटे मीरन के द्वारा दर्दी बेग के हाथों हत्या करवा दी गई। उसके बाद क्या हुआ बंगाल में, सोचना तो चाहिए। ये तो क्यूरियोसिटी हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए कि उसके बाद क्या हुआ। क्या सीधे बक्सर का युद्ध हो गया? पता चलेगा नहीं। उसके बाद कई उतार चढ़ाव हुए, कई षड्यंत्र हुए, कई मनमुटाव हुए और इसी बीच पटना में एक नरसंहार भी हुआ। पटना में कई अंग्रेज मारे गए, लगभग 150 से 200 अंग्रेजों की हत्या हुई। तब जाकर के पुनः फिर परिस्थिति ऐसा बन गया कि अंग्रेज और भारतीय यानी कि नवाब आमने सामने हुए। ये कैसे नवाब थे जो कुछ ही चंद सैनिक टुकड़ियों के हाथों मुंह के खा लेते थे। बड़ी नवाबी हम लोग सुनते हैं कि मुगलिया ऐसे थे तो वो ऐसे थे, और इन सब की ठेकड़ी चंद अंग्रेज सिपाही निकाल करके रख देते हैं। वहीं पर मराठे हैं, हिंदू शाही राजवंश है, किसी का औकात नहीं है कि उनसे पंगा ले जाए पूरे भारत में। तो जो इतिहास में जो जैसा करता है वो ऐसा भोगता है। इसका एक अच्छा गवाह, एक अच्छा उदाहरण आपको मिलता है बक्सर का युद्ध। 1757 में पलासी के युद्ध के पराजय और सिराजुद्दौला की हत्या के बाद मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठता है। आज भी कहा जाता है ममता बनर्जी को तो हम घसीटी बेगम कहते हैं, और बंगाल की दूसरी घसीटी बेगम है। जैसे घसीटी बेगम कैसे षड्यंत्र कर रही थी, उसी तरह से वो भी देश के खिलाफ षड्यंत्र करती है। वोट बैंक के चक्कर में सारे बांग्लादेशियों को ला करके बंगाल में बसाती है।
वोट चक्कर में आपको, आप जाइए कलकत्ता में, हर दूसरा तीसरा आदमी बांग्लादेशी मिलेगा। स्थिति ये है। आप किसी भी संस्थान में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, होटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। झारखंड में भी संथाल परगना का जो इलाका है वो सब के सब बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा कब्जा लिया गया है। आप जमशेदपुर में है ना, जमशेदपुर का ये जो इलाका है मानगो का, ये जो ओल्ड पुरलिया रोड का कपाली वाला इलाका है, ये सब के सब बांग्लादेशी यहाँ पे भरे हुए हैं। आपको रेडी ठेला लगाने वाला, खोमचा लगाने वाला, जो राजमिस्त्री का काम करने वाला, ये सब के सब बांग्लादेशी हैं। पेंट पोचारा करने वाला, डेंटिंग पेंटिंग करने वाला, बहुत सारे लोग आपको बांग्लादेशी में। तो ये आ गए। तो मीर जाफर सत्ता पर बैठता है। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। इसे रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। याद रखो ये टर्म, गीदड़ था। आपको पता ही है कि ये दोनों एक समझौता के तहत षड्यंत्र किए थे। समझौता ये था कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा और इसके बदले में मीर जाफर हमेशा कुछ ना कुछ देता रहेगा। हाँ, इसीलिए मीर जाफर ने सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के 24 परगना की जमींदारी दे दी। हम लोग बात कर रहे हैं कि 1757 से 1764 बक्सर के युद्ध के बीच में, ये लगभग 4 साल और 3 साल यानी 7 वर्षों की अवधि में बंगाल में क्या उथल पुथल हुआ, क्या बदलाव हुआ। ठीक है, तो हमने देखा कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है और नवाब बनने के बाद वो इसके एवज में पुरस्कार स्वरूप या उपहार स्वरूप अंग्रेजों को देना शुरू करता है। उसमें सबसे पहले देता है 24 परगना की जमींदारी। ये सब टर्म याद रखना, पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी किसने दी थी। इसके अलावा लगभग 2,34,000 पाउंड 2,34,000 पाउंड राशि भी देता है अंग्रेजों को। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि भी दिलाता है। अमीर उमरा, ये क्या होता है उमरा बता देते हैं। जैसे मुगलों के काल में जो प्रिविलेज क्लास था, जो जिसके पास विशेषाधिकार थे, जो शासन प्रशासन में हिस्सेदारी थे, जो धनाढ़ थे, संपन्न वर्ग थे, उनको अमीर कहा जाता था। जिसको आज हम वीआईपी कहते हैं, उस समय अमीर या उमरा कहलाता था। अमीर उमरा। तो उमरा की उपाधि यानी कि मुगल शासन के भागीदार प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में, उमरा के रूप में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव को उपाधि भी दिलाता है आलमगीर द्वितीय से कह करके। समझ में आया? अब यहां से कहानी शुरू होता है। मीर जाफर मात्र 3 वर्षों तक ही बंगाल का नवाब रह पाया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के साथ इसका तालमेल संतुलित नहीं रह पाया। अंग्रेज धीरे धीरे लोभी हो गए थे। इनकी महत्वाकांक्षा या इनकी मांग मीर जाफर से दिन प्रतिदिन और बढ़ने लगी, और ज्यादा धन की मांग करने लगे, और ज्यादा जमींदारी की मांग करने लगे। और बेचारा इस स्थिति में पहुंच गया कि इसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। एक तो दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, दस्तक के वजह से राज्य का आय धीरे धीरे कम हो गया था। जो भू राजस्व था या अन्य आय का साधन था, उससे राज्य उतने सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो दूसरी ओर अंग्रेजों का निरंतर मांग भी बढ़ता चला जा रहा था। अंग्रेज धीरे धीरे अधिक से अधिक इससे धन की उगाही करने लगे थे और ये बेचारा इसमें धीरे धीरे फंसता चला गया। अंग्रेजों को चाहिए था कि कोई ऐसा नवाब बने जो इनकी हमेशा जरूरतों को पूरा करता रहे।
लेकिन बेचारा इसके पास उतना सक्षम नहीं था कि ये ज्यादा दिन तक रख सके। ऐसी स्थिति में वर्ष 1759 के आते आते बंगाल में विद्रोह होना शुरू हो गया। अगर आप देखें तो नवाब की पकड़ बंगाल में नाम मात्र की रह गई। पूरे बंगाल कहने का मतलब है बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब। धीरे धीरे इस बंगाल के जो जमींदार थे वो राज्य को कर देना बंद करने लगे, टालने लगे, भटकाने लगे, और राज्य की आय धीरे धीरे कम होने लगी और राज्य के खिलाफ बगावत भी करने लगे। जब भी कोई जमींदार थोड़ा सा शक्तिशाली होता था तो वो सोचता था कि हम ही यहाँ के राजा बन जाए। आज भी होता है। छत्रपों में देखेंगे छोटे छोटे राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल है, जैसे केंद्र की सरकार कमजोर होती है या केंद्र की सरकार फुल मेजोरिटी से नहीं चुन करके आती है, गठबंधन का या अलायंस का गवर्नमेंट आता है, तो वैसी स्थिति में छोटी छोटी पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इस तरह की पार्टियां भी केंद्र की सरकार को ब्लैकमेल करने लगती है, बार्गेनिंग करने लगती है, और वो बेचारे करते भी हैं। आज भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चुनौती है क्षेत्रीय दल, क्योंकि क्षेत्रीय दल सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट और क्षेत्रीय इंटरेस्ट को देखते हैं, रीजनल इंटरेस्ट को देखते हैं। इसकी वजह से वो राष्ट्र के इंटरेस्ट को या नेशन के इंटरेस्ट को, प्रायोरिटी को दरकिनार कर देते हैं, और ये राष्ट्र के लिए, कोई भी राष्ट्र के लिए खतरा है। तो यहाँ भी जमींदारों का विद्रोह शुरू होने लगता है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, वो गबन करने लगते हैं अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर के, और धीरे धीरे राज्य की आय, राज्य की शक्ति, राज्य की प्रतिष्ठा धीरे धीरे जर्जर होने लगती है। ऐसी स्थिति तक बंगाल में दो और समस्या शुरू हो गया। एक समस्या तो ये हो गया कि यहाँ का मुगल बादशाह बंगाल पर आक्रमण कर देता है, और दूसरा ये कि यहीं पर डच कंपनी, डच भी लूटमार, ये जो कोस्टल रीजन है बंगाल का, बंगाल उड़ीसा का, इस कोस्टल तटवर्ती क्षेत्र में डच लूटमार करने लगते हैं, व्यापारियों को लूटने लगते हैं, लूट करके धन जमा करने लगते हैं। तो एक तो इसकी आंतरिक चुनौती है, इसका सिस्टम का चुनौती है, दूसरा अंग्रेज अधिक से अधिक डिमांड कर रहे हैं, तीसरा मुगल बादशाह भी आक्रमण कर दिया, और चौथा डच भी उथल पुथल मचा रहे हैं। तो ये जो सरकमटेंसेस आता है, ये इस नवाब के सामने, ये नवाब इसको संभाल नहीं पाता है। जैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, चीन आक्रमण कर दे, पाकिस्तान आक्रमण कर दे। कांग्रेस के समय क्या होता था, बांग्लादेश का सैनिक हमारे भारतीय सैनिक को सीमा पर गर्दन काट करके लेकर के चले जाता था। पाकिस्तान को जब मन करता था तब घुस करके मार देता था। अब पता नहीं पटना में है, पुणे में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, गया में है, जिस शहर में है, कहीं भी जा रहे हैं तो आपको लिखा हुआ मिल जाता था कि लवारिस बैग से सावधान रहे, हो सकता है उसमें बम। ये स्थिति था देश की। क्यों? क्योंकि केंद्र की जो सत्ता में बैठा हुआ वो पंगु है। तो जब सत्ता जब कमजोर हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो व्यवस्था भी जर्जर हो जाता है। तो मीर जाफर बेचारा के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, प्रशासनिक अनुभव नहीं था। वो एक सेनापति था जो कि खानदान का था, तो ला करके बैठा दिया गया था। जैसे राहुल गांधी राजीव गांधी का पुत्र है, इसीलिए वो इतना बड़ा लीडर है, न कि उसके पास गुण है। अगर उसको पंचायत के चुनाव में खड़ा कर दिया जाए तो गांव का एक प्रत्याशी भी उसको हरा सकता है, उससे अच्छा नॉलेज उसको उस लेवल का होगा। सेम सिचुएशन मीर जाफर, हाँ सेम सिचुएशन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, उससे कोई अब जनता मुड़ करके कांग्रेस को वोट नहीं। कांग्रेस कर्नाटक में जीता है कांग्रेस, पता है क्यों? क्योंकि वहां के 82% मुस्लिम आबादी कांग्रेस को वोट दिया। आप क्यों जीता है? उसी वजह से। आप देखिए तो 500,000 वोटों से आप दिल्ली में सरकार बनाई है, जीत करके उसके प्रतिनिधि आए हैं। 39%, 39.5% बीजेपी का वोट है, 40.5% आपका वोट है। तो ये मान लो कि अब हम लोग 10 लोग हैं, अब समझ लो किसी आप वार्ड में आप कह सकते हो कि जहाँ पे जो वोट का ये होता है उसको क्या कहते हैं, कोई भी वार्ड में या वोट का ये में क्षेत्र में, नहीं अरे उसको क्या कहते हैं जो बांटा जाता है वोट का। मान लो कोई सीट पर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के सीट पर मान लो या पश्चिमी सिंहभूम के सीट पर 5 लाख आबादी है या 2 लाख आबादी है जो विधायक के चुनाव में वोट डालती है। अब पता चला कि 2 लाख में 60,000
प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस को वोट दे दिए और 40,000 बीजेपी को। तो 60,000 में जो पता चला कि 15,000 जो प्रत्याशी थे, 15,000 जो वोटर थे, वो सब के सब मुस्लिम थे। तो सोचो वो 15,000 वोट की वजह से, हाँ, वो वोट दे दिए, तो उसके वजह से वो जीत गया। सेम सिचुएशन कर्नाटक में भी हुआ है। 82% मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस को पड़ा है। अब जहां मान लो टाई की स्थिति है, बराबरी की स्थिति है, वहां पे 10 मुसलमान वोटर कांग्रेस को वोट दे दिए, जीत गया। तो ये निर्णायक, जैसे होता है नमक की तरह, स्वाद कितना बढ़ाना है वो नमक, तो नमक की तरह हो गया। जिस तरह डाल देंगे वोट उधर हो जाएगा। हम लोग बटे हुए हैं। एक बात और याद रखो, एक 8 साल का बच्चा को भी मालूम है इस्लाम, हम बुराई नहीं कर रहे, उनकी राजनीतिक सजगता की बात कर रहे हैं, कितना संवेदनशील है, क्योंकि वो मिशन मोड में है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। एक 8 साल का बच्चा को भी उनको पता है कि नरेंद्र मोदी को नहीं चुनना है, बीजेपी को वोट नहीं देना। उस कम्युनिटी के 8 साल के बच्चा को भी पता है, अगर आप उससे पूछो तो। लेकिन हमारे यहाँ का 80 साल का बुढ़ा से भी पूछो तो वो कहेगा कि नरेंद्र मोदी किया क्या है। ये अंतर है हम में और उस कम्युनिटी, ये चीज है। हम लोग सेकुलर हैं। सेकुलर क्या है? मुंह से बहुत खराब शब्द निकल रहा है, लेकिन हम उसको निकालेंगे नहीं। बहुत सेकुलर है हम लोग। दरअसल सेकुलर नहीं है, कह सकते हैं आप, मानसिक रूप से हिले हुए हैं हम लोग को दिखाई नहीं देता। हम लोग रोजी रोटी के लिए मरते हैं, वो रोजा और टोपी के लिए मरते हैं। हाँ, अब आप दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स, कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका और जर्मनी को मात देकर के, ब्रिटेन को मात देकर के आप इतने बड़े कद्दावर नेता बन सकते हैं? तो होगा। ठीक है। तो ये स्थिति समझ में आ गया कि 1757 से 1760 तक ये कुछ स्थिति था। एक तो हाँ, वो वर्ष 1759 में ही एक डच युद्ध भी हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में, और उसमें डच पराजित हुए थे। तो 1757 से 1760 तक बंगाल कुछ इस तरह का उथल पुथल में था। इसी बीच 1760 में, वर्ष 1760 में रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चले जाता है। वापस इंग्लैंड, ये वापस आएगा 1764 के बाद, 64 में आएगा। पर बक्सर के युद्ध जब हो जाएगा तब इसको वापस बुलाया जाएगा, भेजा जाएगा, क्योंकि यही वास्तविक निर्माता था या वास्तविक संस्थापक था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। इसी ने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इसी ने दिलाया था। तो इसको दोबारा भेजा गया 1764 में। तो 1757 से 1760 तक बंगाल की स्थिति ये थी। अब मीर जाफर षड्यंत्र करके नवाब बना था। मीर जाफर अलीवर्दी खां का बहनोई था। अब इसका दामाद मीर कासिम, ये भी अपने ससुर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया। अब आते हैं 1757 से 1760 तक की घटना। आप देख चुके हैं कि बंगाल में क्या है। रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर ने क्या क्या किया था, कैसे अंग्रेजों को उपहार दिया, क्या दिया, ये आपको पता चल गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 1760 से 1764 तक क्या घटना घटी, यानी कि बक्सर के युद्ध होने से पहले तक क्या क्या हुआ। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है 1760 में। अब मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह षड्यंत्र करके ही, अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके ही अंग्रेजों को बेहतर सेवा देने के लिए, बेहतर उपहार देने के लिए और अधिक अधिकार देने के शर्तों पर नवाब बना था। ठीक है। नवाब बनते ही मीर कासिम, लेकिन मीर कासिम और मीर जाफर में कुछ अंतर था, बुनियादी अंतर था। बुनियादी अंतर यह था कि मीर कासिम थोड़ा सा महत्वाकांक्षी था, एम्बिशियस था। वो भले ही घूस दे करके, संघर्ष, षड्यंत्र करके, समझौता करके बंगाल की सत्ता को हासिल किया था, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद उसके अंदर स्वाभिमान जग गया।
अब वो नहीं चाहता था कि वो अंग्रेजों के चंगुल में या अंग्रेजों का कठपुतली रहे, लेकिन अंग्रेज ये चाहते थे कि बंगाल का जो भी नवाब बने वो उसका पॉपेट बने, उसका तोता की तरह बने, वो जो बोले, वो जो कहे वही बंगाल का नवाब करे। लेकिन ये दूसरी तरफ ये एक स्वाभिमानी बंदा था, इसके अंदर स्वाभिमान का आग जला हुआ था, तो ये कुछ और सोच रहा था। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, हमको चाय पी लेने दो। तो हम लोग देखे कि मीर कासिम नवाब बनता है बंगाल का षड्यंत्र करके। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था। और स्वाभाविक है कि ये अंग्रेजों की मदद से षड्यंत्र करके बंगाल का नवाब बना था, तो अंग्रेजों को इसके बदले में कुछ देगा। तो इसने भी सबसे पहले वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इनकी जमींदारी हमेशा के लिए अंग्रेजों को दे दी। मीर जाफर दिया था 24 परगना, इसने दिया वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। अब देखिए धीरे धीरे जमींदारी अंग्रेजों को मिलना शुरू हो रहा है और जमींदारी का मजा अंग्रेजों को लगना शुरू हो जाता है। पता चल जाता है कि जमींदारी से यानी कि भू राजस्व वसूल करने में कितने फायदे हैं। एक तो अथॉरिटी, दूसरी तरफ रेवेन्यू, दोनों मिलता है, शक्ति और आय दोनों ही प्राप्त हो जाता है। अब जिसको शक्ति और आय मिल जाए तो स्वाभाविक है कि और क्या चाहिए आदमी को। इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, भौतिकवादी जीवन में, वस्तुवादी जीवन में आदमी को 2 ही चीज चाहिए, एक पावर, दूसरा पावर और पैसा। पावर और पैसा अगर आपको मिल जाता है, आप IAS की तैयारी क्यों करते हैं? ताकि आपको पावर मिले, पैसा मिले और प्रेस्टीज मिले, प्रतिष्ठा मिले। तो ये तीनों चीज ही अंग्रेजों को चस्का लग जाता है। 24 परगना की जमींदारी उस समय वहां पे मिलती है, तो और यहाँ पे इससे मिल जाता है। अब इनको मुंह में खून लग जाता है, जैसे शेर के मुंह में खून लग जाने से वो शिकारी बन जाता है, वो हमेशा ताक में रहता है, उसी तरह से अब अंग्रेजों के मुंह में लग गया था। ठीक है, तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी जाती है। दूसरी ओर अंग्रेज भी धीरे धीरे और ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, और ज्यादा डिमांड करने लगते हैं और मीर कासिम पर इसका धीरे धीरे दबाव पड़ने लगता है। तो अंग्रेजों को कुछ दे करके तो वो संतुष्ट कर लिया, लेकिन इसके सामने जो पहले से चुनौतियां थी वो चुनौती बना रहा। जैसे मीर कासिम के समय में भी जमींदारों का विद्रोह शुरू हो गया, जमींदार विद्रोह करने लगे। जो इसके अधिकारी थे, ऑफिसर्स, वो करप्शन में पूरी तरह से लिप्त थे। भ्रष्टाचार भी इसके समय में जारी रहा। तो जहां एक और जो समस्या मीर जाफर को मिला था, वो समस्या इसके सामने भी था। लेकिन ये थोड़ा सा एम्बिशियस था, स्वाभिमानी था, महत्वाकांक्षी था। ये चाहता था कि इन सारे समस्याओं पर का निजात हम ढूंढ लेंगे, और इसने इसके लिए प्रयास करना भी शुरू किया। उसने क्या किया कि सबसे पहले जितने भी जमींदार थे उनको दबाना शुरू किया। एक जमींदार था वर्धमान का, शोभा सिंह, ये भी बहुत उत्पात मचाता था। उसने इसको वर्धमान का वर्धमान जिला है, VARDWAN, वर्धमान के जमींदार को सबक सिखाया। इस तरह से जितने भी छोटे बड़े जमींदार थे जो इसके सत्ता को चुनौती देते थे, इनके खिलाफ जाते थे, उसको दबाया। भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को दंडित किया गया। जो रेवेन्यू कलेक्शन में, राजस्व कलेक्शन में लिपापोती होता था या ये किया जाता था, उसको कह सकते हैं कि उपेक्षा की जाती थी। समय पर राजस्व की वसूली नहीं की जाती थी। अगर वसूली की भी जाती थी तो राज्य का हिस्सा या राज्य के खजाने में नहीं पहुंचाया जाता था। वो सारे सिस्टम को दुरुस्त करना शुरू किया। याद रखो, कभी किसी भी समय के सरकार हो, जब तक से अपने सिस्टम पर उसका पकड़ नहीं होता है, तब तक से उसके शासन या उसकी सत्ता लंबी अवधि तक सस्टेन नहीं कर सकती है। इसीलिए जब भी कोई सरकार बदलता है, हाँ, जब भी कोई नया सरकार या नवीन सरकार आती है सत्ता में, तो सबसे पहले अपने सिस्टम को ठीक करती है। जैसे नरेंद्र मोदी सबसे पहले क्या किया, IAS अधिकारियों का जो एक रुतबा था उसको कम किया, उनके अधिकारों को थोड़ा सा कम किया गया, दायित्वों को बढ़ाया गया। जितने भी मंत्री विधायक हैं उनको अपना हर साल का काम का लेखा जोखा देना पड़ता है, हर एक मिनिस्टर को, हर एक सांसद को, कि आपने पिछले साल क्या क्या किया।
तो ये सब करके सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ता है, नहीं तो सिस्टम बागी होने में देर नहीं लगाता। सिस्टम किसी का नहीं होता, सत्ता पर जो लोग बैठेंगे उन्हीं के प्रति वफादार होता है, जो जिससे उसको फायदा होगा उसी के प्रति वफादार होता है। सरकारें आती हैं चली जाती है, लेकिन नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स हमेशा बने रहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को दुरुस्त करना सबसे लाजिम चीज है, अगर आपको सफल शासक बनना है या सफल बादशाह बनना है या राजा बनना है। इसीलिए अशोक ने भी ऐसा ही दुरुस्त किया था, अकबर ने भी किया, या जितने भी सफल सुल्तान बादशाह राजा महाराजा हुए सबों ने ये काम किया था। मीर कासिम भी कुछ उसी रास्ता पे चल पड़ा था। इसने अपने सिस्टम को दुरुस्त करना शुरू किया, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया, उनको दंडित किया, करप्शन को कम किया, रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो इसकी व्यवस्था की गई। इसके अलावा उसने अपने नए करों को हटाया भी, और हटा करके नए पुराने करों को जो अच्छे तरीके से नहीं काम कर रहे थे उनको दुरुस्त किया, और अतिरिक्त कर भी लगाया ताकि राज्य की आय बढ़ाया जा सके। उसने एक नवीन कर लगाया था बंगाल में, खिजरी जमा। तो राज्य की आय को बढ़ाने के लिए उसने नवीन कर खिजरी जमा को भी लाया था। हम बात कर रहे हैं कि उसने इंटरनल क्या क्या रिफॉर्म किए, क्या क्या सुधार किए। तो भ्रष्टाचार को खत्म किया, जमींदार का जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाया, रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो सके, राजस्व संग्रहण सही तरीके से हो सके, इसके लिए उसने उस पर भी ध्यान दिया, और नवीन कर भी लगाया, नए कर लगा करके काहे के लिए लगाया, ताकि आय राज्य का बढ़ सके। ये तो हुआ इसका इंटरनल चैलेंज है, जिस पर उसने बखूबी आसानी से नियंत्रण पा लिया। ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि मीर जाफर की तुलना में मीर कासिम के पास एक प्रशासनिक अनुभव था। प्रशासनिक अनुभव इसलिए था क्योंकि मीर कासिम नवाब बनने से पहले पूर्णिया और रंगपुर जो अभी बांग्लादेश में है, और पूर्णिया जो अभी बिहार में है, पूर्णिया और रंगपुर इन दोनों का फौजदार भी रह चुका था। फौजदार यानी कि पुलिस प्रमुख, फौजदार यानी कि पुलिस प्रमुख को कहा जाता था। आप कह सकते हो कि डीजीपी की तरह था, डीजीपी की तरह था ये इसके पास, इसलिए इसके पास प्रशासनिक अनुभव था। ये आईएएस का नौकरी समझ लो करके गया था। तब जब आईएएस कोई अधिकारी जब सत्ता पर बैठेगा तो बहुत शातिर होगा, जैसे अरविंद केजरीवाल, बहुत शातिर होगा, वो गलत काम भी करेगा तो तंत्र उसको पकड़ नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल सोच लो, भारत का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है, सोचो। ताकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है लेकिन उसके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई भी मंत्रालय का वो मंत्री नहीं है, न तो स्वास्थ्य, न तो पेयजल, न तो सफाई, न तो गृह, न तो और कोई भी जितने भी मंत्रालय हैं, किसी भी मंत्रालय का वो मंत्री नहीं है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री है। अब अगर कल को किसी तरह का कोई गबन होता है, घपला होता है, देन रिस्पॉन्सिबल उसके मंत्री होंगे। लेकिन देखो, गलती तो गलती होता है, हर एक गुनाह का एविडेंस होता ही है। अरविंद केजरीवाल भले ही खुद पेपर पे साइन नहीं करता हो, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी निर्णय राज्य का हो या केंद्र का सरकार हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सहमति के बगैर नहीं ली जाती है। कोई भी मिनिस्ट्री कोई फैसला ले तो उसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य होती है। इसी आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, जो इनके शिक्षा मंत्री गए हैं, जो इनके शिक्षा मंत्री नहीं, वो शिक्षा मंत्री जेल नहीं गया है, वो आबाकारी मंत्री या वो लोग क्या किया था, वो लोग बहुत घपला किया था, उस पर बात करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो शराब का ठेका जो है, शराब बेचने का जो ठेका है, वो उस ठेका में एक तो राज्य का कमीशन ज्यादा बढ़ाया गया, राज्य का कमीशन, और सस्ते दामों में ठेका दिया गया, और उन लोगों को, और ठेका देने से पहले चुनिंदा लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया गया कि इतना इतना ठेका जाएगा आप लोग लेने। तो इस तरह का कुछ किया गया था।
और जगह जगह हर एक मोहल्ला, हर एक राशन दुकान में भी दारू बेचने का ये किया गया था। एक बोतल दारू के साथ दूसरा बोतल दारू फ्री। तो ये ऐसा करके लत लगा करके लोगों को अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का कोशिश था, ताकि पार्टी को भी फायदा हो और उसके जो कॉर्पोरेट है, जो साथ देने वाले बिजनेसमैन है, उनको भी फायदा। हाँ ठीक है। तो इसने अपने आंतरिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की। अब ये तो जब अच्छा, दूसरी ओर क्या था कि ये अपने राज्य की आय बढ़ाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा था क्योंकि इसको पता था कि जब तक से राज्य का आय पर्याप्त नहीं होगा, राज्य संपन्न नहीं होगा, तब तक से अंग्रेजों से लड़ा नहीं जा सकता है। क्योंकि राज्य को जितना ज्यादा आय होगा, राज्य जितना ज्यादा संपन्न होगा, उतना ही कुशल सैनिक और उतना ही मात्रा में सैनिक रख पाएगा। इसीलिए राज्य को अपनी आय सुरक्षित करना अनिवार्य था और इसलिए इसने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया, उन जमींदारों को दबाया जो बगावत कर रहे थे और नए कर को भी लगाया। उद्देश्य यही था ताकि राज्य की आय बना रहे। क्यों बना रहे भाई? क्योंकि राज्य की आय बना रहेगा, राज्य की जितनी ज्यादा आय होगी उतनी भारी मात्रा में सैनिक रखा जा सकता है, उतना ही अच्छा उस राज्य का सैन्य व्यवस्था होगा और सैन्य व्यवस्था दुरुस्त होगा, दिन राज्य सुरक्षित होगा, नवाब सुरक्षित होगा और प्रजा भी सुरक्षित होगा। तो राज्य की आय का स्रोत को दुरुस्त करने के उपरांत इसने सैनिक व्यवस्था में भी सुधार किया। सबसे पहले तो इसने क्या किया कि अंग्रेजों से अपने दरबार को बचाए रखने के लिए अंग्रेजों के गढ़ बंगाल से बाहर निकल करके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफर करने के उपरांत उसके पीछे एक ही मकसद था कि अंग्रेजों के जो पहल है, जो हस्तक्षेप है, उससे दरबार को बचाया जाए। क्योंकि बंगाल में अंग्रेज धीरे धीरे फैल चुके थे और बार बार ये आकर के दरबार में हस्तक्षेप करने लगते थे, नवाब से डिमांड करने लगते थे। इसलिए इसने अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से यहाँ ले आया था। हाँ, तो मुर्शिदाबाद से पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, जो अभी की बांग्लादेश की राजधानी है। तो हाँ, और दो जगह मुर्शिदाबाद, एक बांग्लादेश में भी है और एक अपना पश्चिम बंगाल में भी है। लेकिन ये जो मुर्शिदाबाद की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बांग्लादेश वाली मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, मुर्शिदाबाद से पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। ढाका से मुर्शिदाबाद लाने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को जाता है। ये मुर्शिदाबाद है, हाँ, और ये ढाका है। तो बंगाल का बंगाल सूबा जब था मुगलों के दौर में, तो उस समय इनकी आरंभिक राजधानी ढाका थी। मुर्शिद कुली खां ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया ताकि सेंटर में हो जाए, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कंट्रोल किया जा सके। तो मुर्शिद कुली खां ने ढाका से मुर्शिदाबाद लाया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाने का श्रेय मीर कासिम को जाता है। तो ये तीनों ही कैपिटल चेंज याद रखना है, ये सवाल पूछे जाते हैं। अब जब ये मुंगेर लाया तो अपने आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद इसने सेना का सुदृढ़ीकरण और सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू किया। क्योंकि इसको पता था कि जब तक हम सैन्य रूप से दक्ष नहीं होंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, तब तक हमारे ऊपर असुरक्षा का संदेह बना रहेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसने अपने सेना का आधुनिकीकरण यानी सैन्य आधुनिकीकरण करना शुरू किया। इसके लिए इसने क्या किया कि सबसे पहले तो सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना शुरू किया। इसीलिए इसने मुंगेर में बंदूक और तोप बनाने की फैक्ट्री स्थापित की।
इसलिए आज भी मुंगेर भारत का पिस्टल और गन बनाने का सेंटर है। मेड इन मुंगेर, एक से एक हथियार बनता है, आज भी है। आज भी आपको एक से एक दुनिया के अच्छे अच्छे हथियारों का आपको कॉपी मिल जाएगा, वहां पे डी मिल जाएगा, डुप्लीकेट मिल जाएगा, बनाते हैं लोग। इसी तरह से पाकिस्तान का एटबाबाद है, वहां पे दुनिया का हर एक तरह का हथियार का कॉपी मिल जाएगा। जैसे राशन का दुकान होता है वैसे ही वहां पे एटबाबाद में, उसी तरह से यहां पर भी है, बिहार के मुंगेर में। तो यहां पर हाँ, तो इसने यहां पर ये बनाना शुरू किया। इसके अलावा इस एक तो हथियार दिया, दूसरी ओर क्या किया कि अपने सेना को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए सैन्य क्षेत्र के अनुभवी या विशेषज्ञ आर्मीनियन एक अधिकारी था, गुरगिन खां को नियुक्त किया। ये मीर कासिम के सेना को आधुनिक या मॉडर्न ट्रेनिंग देता था, एक तरह से नवीन हथियार कैसे चलाना है, कैसे अनुशासित रहना है, यानी कि सेना का मॉडिफिकेशन करने का जिम्मेवारी गुरगिन खां को दिया गया। इसके अलावा एक और अधिकारी था मीर तकी खान, ये दोनों का नाम याद रखना है, सवाल पूछा जाता है। ये दो अधिकारी, एक तो आर्मेनियन था ये और तकी खां भारतीय था। इन दोनों को नियुक्त करके इसने अपने सेना को सुदृढ़ किया, सशक्त किया और आधुनिक बनाया। काहे के लिए भाई? ताकि अंग्रेजों से लड़ा जा सके। तो ये दोनों ही, ये मीर कासिम सत्ता पर काबिज होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये सो गया, शांत हो गया, नहीं। गुरगिन खां और तकी खां, मीर तकी खां, TAKI, तकी खां या मोहम्मद तकी खां, ये भारतीय मुसलमान था, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने आप को सबसे पहले दुरुस्त किया। ये इसके पास जो इसका इंटरनल मैटर था, उस इंटरनल मैटर को इसने अपने काबिलियत से, अपनी योग्यता से बखूबी संभालने की कोशिश की। लेकिन जो वास्तविक चुनौती था वो था अंग्रेजों का साथ। यहां तक समझ में आ गया कि 1760 से 1764 तक ये सारा काम वो करता रहा ताकि अंग्रेजों से वो दो हाथ कर सके अगर जरूरत पड़े थे। दूसरी ओर अगर अंग्रेज देखें तो अंग्रेज इसके इन कदमों से, इन पहलों से सशंकित हो गए। अंग्रेजों को चाहिए था पोपेट नवाब, ऐसा नवाब जो कहे अंग्रेज वही करे। लेकिन ये तो स्वाभिमानी निकला, महत्वाकांक्षी निकला। ये तो एक आइडियल नवाब बनने लगा था, प्रजा हित देखने लगा था, शासन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण देखने लगा था, शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर देखने लगा था। तो ये कभी भी अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए अंग्रेज धीरे धीरे इससे मनमुटाव या मतभेद रखने लगे। और दूसरी ओर अंग्रेजों की मांग भी बढ़ने लगी। अंग्रेज इससे और कुछ मांग करने लगे कि और राशि दीजिए, और जमींदारी दीजिए। तो तीसरी ओर क्या देखते हैं कि अंग्रेजों को जो दस्तक का अधिकार दिया गया था, वो दस्तक का बखूबी दुरुपयोग जारी रहा है। आपको पता ही है कि जब सिराजुद्दौला नवाब था तो उसके समय भी अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे और इसकी वजह से सिराजुद्दौला के साथ पंगा हुआ था। सेम सिचुएशन इतिहास दोबारा दोहराता है। दस्तक को लेकर के पुनः मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच ठन गई। मीर कासिम चाहता था कि अंग्रेजों को जो दस्तक का राइट दिया गया है वो राइट का उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग न करें। ये सिर्फ कंपनी को दिया गया है, देन कंपनी ही इसका इस्तेमाल करे, न कि वो किसी को बेचे, किसी को दूसरे को दे, दूसरी कंपनी को दे। लेकिन ये क्या करते थे कि ये अपना तो उपयोग करते ही थे, इसको बेच करके भी मुनाफा कमाते थे, पैसा कमाते थे। इससे राज्य को एक बहुत बड़ा हिस्सा, आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाया हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में मीर कासिम ने क्या किया कि वर्ष 1763 में, ईयर याद नहीं भी रखोगे तभी चलेगा, वर्ष 1763 में इसने अपने पूरे प्रांत में फ्री ट्रेड करने का
फरमान जारी कर दिया कि जो भी व्यापारी हैं, जो भी व्यवसायी हैं, राज्य को बिना टैक्स दिए व्यापार करें। अब ये जो स्थिति है ये अंग्रेजों को नहीं बर्दाश्त हो पाया, क्योंकि इसी से ये फायदा कमाते थे, कम से कम दामों में सामान खरीद लेते थे और कम से कम दामों में बेच करके भी मुनाफा हो जाता था, क्योंकि राज्य को टैक्स नहीं देना पड़ता था। आज अगर ये पेन है, आज अगर इस पेन से सरकार टैक्स हटा दे तो इसका कीमत जो 10 रुपया है घट करके आ जाएगा 3 से 4 रुपया, तो क्योंकि राज्य के पास चले जाता है टैक्स के रूप में, और टैक्स जोड़ते जोड़ते इसका कीमत 10 रुपया 20 रुपया हो जाता है, यानी 60% हिस्सा टैक्स में चले जाता है। तो जब कंपनी को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार था, और इसी तरह का अधिकार अगर भारतीय व्यापारियों को दे दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कंपनी और भारतीय व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। तो हो सकता है कि कंपनी न टिक पाए, क्योंकि ये यूरोप से मंगा करके सामान यहाँ पर बेचते थे। वहां से 18वीं शताब्दी में वहां पे औद्योगिक क्रांति हुआ था, वहां से सामान लेकर के आते थे, यहाँ पे सस्ते दामों में बेचते थे, इनको ज्यादा मुनाफा होता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था, सस्ते दामों में यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते भी थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड भी खरीद लेते थे, क्योंकि टैक्स नहीं देना होता था। तो जब भारतीयों को भी यह अधिकार दिया गया तो वैसी स्थिति में अंग्रेजों का कान खड़ा होना स्वाभाविक हो गया। समझ में आया? तो ये लगभग 2 वर्ष के लिए समाप्त किया था, 1763 से 1765 के लिए, कि 2 वर्ष में व्यवस्था सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज इससे खुश नहीं थे और ये करने लगे। इसी समय वर्ष 1763 में ही सिराजुद्दौला के मीर कासिम के इस फैसले से अंग्रेज नाराज हो गए, और जो भी इनके नगर के या शहरों के जो प्रमुख हुआ करते थे उनको इसने, अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये आदेश दिया कि सिराजुद्दौला पर आक्रमण करो, उसको कब्जे में लो। इसी क्रम में उसके लिए उसने सबको टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए कह दिया कि भारतीय व्यापारी भी करें। ठीक है, यानी प्रिविलेज जो राइट था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार का, वो उसका बना रहने दिया गया, दूसरे को भी दे दिया गया। समझ में आया?